Hello and welcome once again on my YouTube channel Dr. MKG Transformation. In this particular video, I am going to talk about one of the major component of a cell that is mitochondria. जी हाँ, आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जो कि कोशिका का पावर हाउस है, कोशिका का ऊर्जा गृह है और इतना पावरफुल है कि सारी की सारी एनर्जी इसी के द्वारा बिल्डअप की जा रही है। मुझे लगता है कि माइटोकॉन्ड्रिया अगर साउथ के फिल्म का हीरो होता तो उसके जो हिंदी के जो पोस्टर रिलीज होते हिंदी वर्जन के, वो कुछ इस प्रकार होते। माइटोकॉन्ड्रिया द एटीपी बिल्डर, ताकत वाला, ऊर्जा वाला, पावर वाला, ऐसे क्या पता कितने नामों से माइटोकॉन्ड्रिया का हीरो जाना जाता। मुझे लगता है कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया किसी लेडी का हस्बैंड होता तो वो बड़ी प्राउडली कहती कि हमरो माइटोकॉन्ड्रिया खूब कमाला, आ कोशिका परिवार बैठल बैठल खाला। आइए बात करते हैं इस बेहद इंटरेस्टिंग और बहुत ही ताकतवर ऊर्जा बनाने वाले, पावर बनाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया की आज जो है क्लास में शुरुआत हो रही है। पिछले कुछ दिनों से हमारे वीडियोस नहीं आ रहे थे। परिवार में, फैमिली में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन की डिमाइस हो गई थी, जिस वजह से मैं आउट ऑफ स्टेशन रहा थोड़ा। और अब जबकि मेरी वापसी हुई है तो आज हम लोग बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया से, और क्लास 11th के भी कंटेंट कल से आने शुरू हो जाएंगे, राइट फ्रॉम द चैप्टर 1। सो वीडियो के साथ और चैनल के साथ जुड़े रहिए, सहयोग और कॉपरेशन देते रहिए, ताकि प्रॉपर एनर्जी के साथ ट्रांसफॉर्मेशन होता रहे। तो बात हम लोग कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। अब भैया, ये माइटोकॉन्ड्रिया है क्या भाई? ये माइटोकॉन्ड्रिया है क्या? तो जैसा कि मैंने बताया कि कोशिका जो है दो प्रकार की होती है। अगर हम केंद्रक के आधार पर इसे बांटे तो एक को हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरे को बोलते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। तो कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिकांग है, एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के, प्लांट हो या एनिमल, दोनों तरह के सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल्स के प्लांट में भी पाया जाएगा और एनिमल सेल में भी पाया जाएगा। अब सवाल ये है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल्स में सिर्फ पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में बिल्कुल नहीं पाया जाता, ये किस प्रकार से बना है, कैसे काम करता है? तो आइए एक जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को और हम लोग किस किस टाइटल से जोड़ सकते हैं। तो कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे पहला टाइटल तो यही हो गया भैया कि ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। मतलब पूरा सेल का एनर्जी बनाने का काम यही करता है एटीपी के रूप में। दूसरा इंट्रोडक्शन हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया का दे सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन से, दो झिल्ली से घिरी हुई संरचना है। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, शॉर्ट में मैंने बताया था एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी, ये तीन ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो दो झिल्लियों से घिरी हुई संरचना होती हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक क्या है भाई? तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, दो झिल्लियों से घिरा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन जो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में दे सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम कि ये यूकैरियोटिक सेल्स के प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है, हम लोग कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एक बेहद यूनिक ऑर्गेनेल है, क्योंकि इसको हम लोग सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। अब भैया, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स क्यों कहते हैं? तो आप समझिए कि एक सेल के भीतर बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं, लेकिन एक माइटोकॉन्ड्रिया के भी भीतर बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं खुद के अपने। मतलब एक सेल के अंदर आरएनए हो सकता है, डीएनए हो सकता है, राइबोसोम हो सकता है,
लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए और अपना खुद का राइबोसोम लिए हुए है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स है, दो झिल्लियों से घिरा हुआ है और पावर हाउस ऑफ द सेल है। क्या माइटोकॉन्ड्रिया की जानकारी इतनी सहजता से, इतनी ही आसानी से हमें प्राप्त हो गई थी? तो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसे लाइमलाइट में आया और कौन कौन लोग थे जो इसके खोज से जुड़े हुए थे। ये भी एग्जाम में एक छोटा सा सवाल बन के जरूर आता है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कहते हैं कि एक साइंटिस्ट थे, सुबह सुबह उठे, ब्रश किए, कुल्ला किए, कुल्ला करके उनको दिखा तो उन्होंने कहा कि भैया ये तो हमको एक फिलामेंट जैसा दिख रहा है। तो उन्होंने बोल दिया फिलामेंटस स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का। कौन थे ये साइंटिस्ट भाई जो सुबह सुबह उठ के कुल्ला किए थे? तो ये कुल्ला करने वाले साइंटिस्ट थे कॉलिकर। कुल्लाकर नहीं, कॉलिकर। कॉलिकर ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में खोज की और बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक फिलामेंट से बना हुआ स्ट्रक्चर जैसा दिखता है। बाद में एक और साइंटिस्ट आए, इन साइंटिस्ट महोदय का नाम था फ्लेमिंग। फ्लेमिंग साहब ने बोला कि मुझे तो भैया एक धागा जैसा दिखता है, थ्रेड जैसा दिख रहा है। इन्होंने नाम दे दिया फिलिया। फिर एक और साइंटिस्ट महोदय आए, इन साइंटिस्ट महोदय का नाम था अल्टमान। अल्टमान साहब ने बोला कि भैया पूरा जो सेल की जो एनर्जी है वो प्रोसेसिंग का काम इसी के पास है, तो लाइफ को प्रोसेस कर देगा शायद। तो नाम पड़ गया बायोप्लास्ट। लेकिन आपको याद रखना है वो आदमी जिसने माइटोकॉन्ड्रिया टर्म दिया। एग्जाम में आएगा सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो भैया कुल्ला करके कॉलिकर ने की। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हु हैज गिवन द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया टर्म जो है वो दिया गया था एक साइंटिस्ट के द्वारा जिन्होंने इसका बड़ा जोर शोर से प्रचार किया, बैंड बजाया, नाम था बैंडा। बैंड बजा के बैंडा ने सबसे पहली बार माइटोकॉन्ड्रिया टर्म को जो है इंट्रोड्यूस किया। तो ये बात याद रखना है कि टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वाज इंट्रोड्यूस बाय सी बैंडा। तो माइटोकॉन्ड्रिया का एक जनरल इंट्रोडक्शन हुआ। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की तरफ माइटोकॉन्ड्रिया का, कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है और यूकैरियोटिक सेल्स के प्लांट और एनिमल दोनों में क्या बराबर मात्रा में पाया जाता है। तो आते हैं, देखते हैं स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का। एक बेहद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि जैसे हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस के बारे में हमने पढ़ा था कि ये हमारे आरबीसी में नहीं पाया जाता है, ठीक वैसे ही यहाँ पे याद रखना है कि हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी हैं, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। दिमाग में ये बात आ सकता है बच्चों के, भाई क्यों ऐसा है कि माइटोकॉन्ड्रिया आरबीसी का कनेक्शन नहीं बन पाता है, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो भैया माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ऊर्जा बनाना। और ये ऊर्जा कैसे बनाता है भाई? तो ये ऊर्जा बनाता है एटीपी के फॉर्म में। अब एटीपी के फॉर्म में जो ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है, सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान अगर ये सारा का सारा आरबीसी में पाया जाता तो पता चलता जो आरबीसी ब्लड लेके जा रहा है, हीमोग्लोबिन लेके अटैच होके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के लेके घूम रहा है, वो सब तो भैया ये माइटोकॉन्ड्रिया साहब ही खा जाते। ये सब एनर्जी बनाना शुरू कर देते, पता चलता बहुत सारे टिश्यू तक तो वो ऑक्सीजन सप्लाई ही नहीं हो पा रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक बेहद इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है कि भैया आरबीसी में हमारे नहीं पाया जाता है। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर्स के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया दिखता कैसा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है। तो कैसी इसकी झिल्ली है देखा जाए तो झिल्ली ऐसी बड़ी सिंपल है माइटोकॉन्ड्रिया की। एक है इस तरीके का, बाहर बाहर एक आउटर मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया में एक आउटर मेम्ब्रेन है, बाहर की झिल्ली है। और जो अंदर की झिल्ली है माइटोकॉन्ड्रिया की ना, उसमें बहुत सारे अंदर ही अंदर बहुत सारे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन डेवलप हो जाते हैं। और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में जो इनर मेम्ब्रेन है उससे ढेर सारा उंगली नुमा उभार विकसित हो जाता है। इस उंगली नुमा उभार को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी। ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर का लेयर। मतलब बाहर के लेयर को हम लोग सिंपली कह सकते हैं क्या है भाई, ये आउटर मेम्ब्रेन, बाहरी झिल्ली है माइटोकॉन्ड्रिया की। और ये अंदर वाली झिल्ली हो गई सिंपली इनर मेम्ब्रेन।
दो झिल्लियों से घिरी हुई संरचना है। मैंने बताया भी है कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस, ये तीन लोग जो हैं, त्रिदेव जो है, ये दो झिल्लियों से घिरे हुए स्ट्रक्चर हैं। बीच में खाली जगह जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। अब चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया का है तो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कह देंगे। अब आते हैं अंदर के एक्चुअल कंटेंट के ऊपर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि भैया ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन डेवलप हुआ है ना माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन से, इसी को बोलते हैं क्रिस्टी। ये बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। क्रिस्टी क्या है? तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन से बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस डेवलप होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी। और इस क्रिस्टी के ऊपर मैं एक जगह पे बना के दिखाता हूँ। इस क्रिस्टी के ऊपर ढेर सारे ऐसे टेनिस के रैकेट जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजोम। और यही जो है सबसे बड़ा खिलाड़ी है जो पूरे के पूरे एटीपी बनाने में मदद करता है, ये ऑक्सीजोम। ये चारों तरफ है बाबू। एक क्रिस्टी के ऊपर ये इतना दिख रहा है, तो सारे क्रिस्टी के ऊपर ऐसे टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीजोम कह दें, या इसी को हम लोग कह दें F1 पार्टिकल कह दें, या यही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में भाग लेता है तो इसको कह दें ETS पार्टिकल। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन से जो बहुत सारे फोल्ड निकल रहे थे उसको आप कह रहे थे क्रिस्टी, उंगली नुमा उभार को कह रहे थे क्रिस्टी। और क्रिस्टी के ऊपर एक इस तरीके का, उसमें समझिए हेड होता है, एक इस तरीके का स्टॉक होता है, फिर एक ऐसा एक बेस होता है। इस हेड, स्टॉक और बेस से बना हुआ एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं F1 पार्टिकल। और इसी पार्टिकल के अंदर बाबू दम है कि एनर्जी बनाएगा, ATP के फॉर्म में बनाएगा। जब हम सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो उस चैप्टर में ATP बिल्डअप की पूरी कहानी पूरे गाथा के साथ आपको सुनाएंगे। फिलहाल माइटोकॉन्ड्रिया दो झिल्लियों से घिरी हुई एक ऐसी स्ट्रक्चर है, एक ऐसी संरचना है जिसके अपने आउटर मेम्ब्रेन है, जिसके अपने इनर मेम्ब्रेन है, और दोनों के बीच में जो खाली जगह है उसको हमने पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहा है। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन से ढेर सारे फिंगर लाइक ऐसे प्रोजेक्शंस डेवलप हुए, जिसे हमने क्रिस्टी बताया है। और क्रिस्टी के ऊपर ऐसा टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, जिसको हम F1 पार्टिकल कर रहे हैं। इसी को ऑक्सीजोम के नाम से जानते हैं, इसी को एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं, ETS पार्टिकल कहते हैं। बहुत सारे नाम हैं इनके, और काम यही है कि ये ATP बिल्डअप करेंगे बहुत सारे एंजाइमेटिक एक्शन और रिएक्शन के साथ। अब आते हैं कि क्या ये जो मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया के, इनकी क्या भूमिका होती है, तो थोड़ा सा ऐड करते हैं आउटर मेम्ब्रेन जो हमें सबसे पहली बार दिखा है, इसके बारे में कि ये मेम्ब्रेन किस तरीके से काम करता है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है माइटोकॉन्ड्रिया का वो है आउटर मेम्ब्रेन। थोड़ी सी सनलाइट के आने की वजह से ये वीडियो में एक बीच में इस तरीके का आपको गैप डेवलप हो रहा है। ये आज भर के लिए रहेगा, अगले दिन से इसको करेक्ट किया जाएगा। थोड़ा सा इसमें आप एडजस्ट करेंगे, नहीं कहेंगे कि नया ऊर्जा कहाँ से बन गया भाई, एक नई सी लाइनिंग आ गई। तो आउटर मेम्ब्रेन के बारे में कहते हैं कि आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो हाईली परमेबल होता है। हाईली परमेबल होता है, छोटे छोटे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को एंट्री अलाउ करता है। आयंस हो सकते हैं, कुछ एंजाइमेटिक चीज़ें हो सकती हैं, एंजाइम्स हो सकते हैं। हाईली परमेबल होता है। कहते हैं कि आउटर मेम्ब्रेन में 60% हिस्सा जो होता है वो प्रोटीन का होता है, और 40% हिस्सा जो होता है वो लिपिड का होता है। आउटर मेम्ब्रेन क्यों इतना परमेबल हो जाता है भाई? क्योंकि इसके सरफेस पे एक विशेष प्रकार का प्रोटीन डेवलप होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोरिन्स। पोरिन्स प्रोटीन इसके आउटर सरफेस पे होने की वजह से ये एक चैनल की तरह काम करता है, और बहुत सारे छोटे 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 सॉल्यूट्स को आने देता है, आसानी से आने देता है। तो पोरिन्स जो है पाया जाता है, जो एक स्पेशल प्रकार का कह सकते हैं कि प्रोटीन है, जो किस तरीके से काम करता है, तो एक चैनल के भांति काम करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने बताया था, तो आपको चैनल्स के बारे में बताया था कि कैसे चैनल्स बिल्डअप हो जाता है और उसके माध्यम से पासेज आसान हो जाता है पदार्थों का। तो आउटर मेम्ब्रेन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो क्या करता है भाई, हाईली परमेबल होता है। ये इनका कंपोजिशन है, 60% प्रोटीन होता है, लिपिड का कंटेंट थोड़ा कम होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बाकी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। खास बात ये होती है कि सरफेस पे ढेर सारे पोर्स होते हैं, पोरिन्स प्रोटीन पाया जाता है, जो एक तरीके से चैनल का काम करता है, सहारा का काम करता है बहुत सारे छोटे छोटे सॉल्यूट्स को मूव कराने में, अंदर लाने में।
आउटर मेम्ब्रेन के बाद दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, सॉरी माफ कीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, वो है इनर मेम्ब्रेन। अब इनर मेम्ब्रेन की क्या भूमिका है भाई? तो सबसे खास भूमिका तो भैया इस इनर मेम्ब्रेन की ही है। इनर मेम्ब्रेन क्या है? तो इनर मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला नेचर एडॉप्ट करता है, यानी ये सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, और इट अलाउज ओनली सर्टेन सब्सटेंस टू इन एंड आउट ऑफ द सेल। छोटे बड़े से मतलब नहीं है, यूजफुल और नीडेड जो चीज़ें हैं वही कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आएंगे, ये काम करता है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें प्रोटीन की कंटेंट जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, अराउंड 80%, और 20% जो है वो लिपिड होता है। अभी हाल ही में कुछ एग्जाम्स में ये क्वेश्चन मैंने देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया के ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इसमें किस नेचर का लिपिड पाया जाता है? तो याद रखिएगा, कार्डियोलिपिन की एबंडेंट होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है कंपैरिजन टू आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में कार्डियोलिपिन का रोल रहता है, ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला लिपिड है माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक सतह पर। माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है वो और भी बहुत यूनिक काम करता है भैया। इससे बहुत सारे आपको ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस डेवलप होते हैं, और इसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी तो एग्ज़ाम में, खासकर जो स्कूल के एग्ज़ाम होते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें अक्सर आता है क्रिस्टी क्या है, कहाँ पे पाया जाता है और क्या करता है। तो क्रिस्टी भैया माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन से ढेर सारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन डेवलप होता है, उसी को हम क्रिस्टी कहते हैं। और ये क्रिस्टी एक तरीके से सरफेस एरिया को बढ़ाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का जो इनर एरिया है, जो कंटेंट है, जो उसका प्लेस है, जगह है, उस सरफेस एरिया को बढ़ाता है। जितना ज़्यादा एरिया बढ़ेगा उतना ज़्यादा एंजाइमेटिक एक्शन के सहायता से एनर्जी बिल्डअप होने का काम होगा। तो ये क्रिस्टी जो है वो इसी इनर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है। एक और स्ट्रक्चर है, वो है F1 पार्टिकल। क्या है भाई? इसी को F1 पार्टिकल कह दो या इसी को ऑक्सीजोम कह दो, तो समझिए यही वो यूनिट है जो एनर्जी को बनाने में रोल प्ले करेगा, जो क्रिस्टी के ऊपर पाया जाता है। टेनिस रैकेट लाइक होता है, इसके अंदर हेड भी होता है, इसके अंदर स्टॉक भी होता है और बेस भी होता है, जो हमने पीछे आपको दिखाया भी प्रीव्यू में। तो इनर मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट, कंसेप्ट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत तरीके के एंजाइम्स जो होते हैं ना, वो इस इनर मेम्ब्रेन में आपको देखने को मिल जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के, जो इस पूरे के पूरे प्रोसेस में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। कौन कौन वो एंजाइम है भाई? तो एंजाइम में आपको आता है भैया सिंपली ये आ जाएगा, आपको एटीपी सिंथेज आ जाएगा, ये भी रहेगा एंजाइम, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। साथ ही साथ आ जाएगा आपको डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम आ जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक और में आता है आपको नाद आता है, फाद आता है, ये निकोटिनामाइड एडेनिल डाइन्यूक्लियोटाइड। सेलुलर रेस्पिरेशन जब पढ़ेंगे तो आप इस एंजाइमेटिक एक्शन के बारे में और एंजाइम्स के बारे में पढ़िएगा। बहुत तरीके के एंजाइम्स आते हैं, कुछ साइटोक्रोम्स वगैरह आ जाते हैं, इसमें कुछ को एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। तो मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो कुछ भी हो रहा है बाबू, ये तुक्का नहीं है, इसके पीछे इतनी बड़ी केमिस्ट्री और बायोलॉजी चल रही है, और ये सब आपस में रिएक्ट करेंगे ना, तब जाके ऊर्जा बनने का काम होगा, जो एटीपी के फॉर्म में बनेगा, जो हमारा सेल का एनर्जी करेंसी है। यही वाला सिक्का सेल में चलता है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो कार्डियोलिपिन्स और ये एंजाइम्स के बाद हम लोग आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में, जिसके बारे में हमने देखा, अगर हम स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो कह रहे थे कि आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, ये क्रिस्टी है और ये F1 पार्टिकल है, और इसके बाद ये जो पूरा का पूरा जो इनर मेम्ब्रेन का जो सेंटर पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये पूरा का पूरा सेंटर पार्ट भरा हुआ है एक विशेष प्रकार के पदार्थ से। इस विशेष पदार्थ को हम लोग बाबू बोलते हैं मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स जो है ना, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर अपना खुद का, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना खुद का एक डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर, समझने के लिए बना रहे हैं कि इस तरीके का डीएनए भी पाया जाता है। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, अपना खुद का डीएनए है, इसीलिए ये सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स भी कहला रहा है। इसी माइटोकॉन्ड्रिया के इनर कंटेंट में, मैट्रिक्स के भीतर, आपको राइबोसोम के यूनिट्स दिखाई देंगे, और ये राइबोसोम के जो यूनिट्स होते हैं
वो 70s राइबोसोम होते हैं। अब ये S क्या है, तो स्वेडबर्ग यूनिट है। राइबोसोम जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको स्वेडबर्ग कोफिशिएंट और स्वेडबर्ग के बारे में बताएंगे ये क्या है। तो 70S का राइबोसोम पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर। जनरली यूकैरियोटिक जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उसमें 80S का राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अपने खुद के जो राइबोसोम होते हैं वो 80S के ना होके 70S के होते हैं। तो ये एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम इसीलिए बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे भाई, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स बोल रहे थे। अब हम लोग ऐड करते हैं इसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है उसमें क्या क्या कहानी बन रही है भाई। तो मैट्रिक्स आपने देखा कि एकदम सेंटर पार्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया है, इनर पार्ट मेम्ब्रेन के बाद पाया जा रहा है, बिल्कुल सेंटर में पाया जा रहा है। इसके अंदर क्या पाया जाए भैया, तो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए पाया जा रहा है। देख रहे हैं सेल के अंदर डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना खुद का डीएनए है। राइबोसोम के हिसाब से देखें तो इसके अंदर 70S का राइबोसोम पाया जा रहा है। एनर्जी बनाने का काम हो रहा है ना भाई, तो भरपूर बैकअप दिया जा रहा है ताकि प्रोटीन का फॉर्मेशन हो सके, और भी बहुत तरीके की चीज़ें हैं जो सेलुलर रेस्पिरेशन में इसके बारे में बात करना ज़्यादा सही रहेगा। तो मैट्रिक्स में आपको ये कंटेंट देखने को मिल रहे हैं, और साथ ही साथ फंक्शन के हिसाब से अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है। और जो सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, जहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, जहाँ पे ऑक्सीजन लिया जाएगा, तो हम देखेंगे कि किस तरीके से ग्लूकोज को तोड़ने में और एटीपी को बनाने में माइटोकॉन्ड्रिया की कितनी अहम भूमिका होती है। तो आज के इस क्लास में माइटोकॉन्ड्रिया की एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हमने सेल ऑर्गेनेल्स के रूप में ली है, और वो ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स है, और एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो पूरा का पूरा एटीपी बनाने का काम करता है। जहाँ तक स्ट्रक्चर की बात है तो दो झिल्लियों से घिरा हुआ है। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो हाईली परमेबल है, इनर मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिवली परमेबल है। आउटर मेम्ब्रेन में प्रोटीन 60%, लिपिड 40% है, जबकि इनर मेम्ब्रेन में आपने देखा कि लिपिड जो है वो कम है, ओनली 20% है, और कार्डियोलिपिन की प्रधानता है। अब एंजाइम्स की बात कर लेंगे अगर मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स के अंदर भी एंजाइम पाए जाते हैं, और मैट्रिक्स के जो एंजाइम पाए जाते हैं उसको शॉर्ट में आप याद रखने के लिए याद कर सकते हैं अफीम। ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन शॉर्ट में ये 4 तो जरूर याद रखेंगे। जहां ए का मतलब है एकोनाइटेज, ये भी एंजाइम है। दूसरा एफ का मतलब है फ्यूमरेज, ये भी एंजाइम है। आई का मतलब है आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, ये भी एंजाइम है। और एम का मतलब है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा जो भी एटीपी बिल्डिंग की काम हो रही है, एनर्जी बनाने की काम हो रही है, इट इंटायरली डिपेंड्स ऑन द एंजाइमेटिक एक्शन। इनर मेम्ब्रेन के पास अपने अलग एंजाइम हैं, मैट्रिक्स के पास अपने अलग एंजाइम्स हैं, और इन्हीं एंजाइम्स और इस बेसिक कंसेप्ट के सहारे जब हम रेस्पिरेशन में उतरेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन में जाएंगे, तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से एनर्जी बनाने का काम एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। तो अगले वीडियो में मैं क्लास 11th के स्टार्टिंग चैप्टर से, चैप्टर 1 से टैक्सोनॉमी के कंसेप्ट के साथ आ रहा हूं, और ये सेल के जो भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं वो भी वीडियो में साथ में आते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपका सहयोग प्राप्त होता रहेगा। आप वीडियो के साथ बने रहेंगे, लाइक सब्सक्राइब की प्रक्रिया चलती रहेगी। इस नोट के साथ अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।